नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी ने किसी तरह तीसरी बार सरकार तो बना ली, पर थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमेशा तने हुए मोदी जी आजकल झुककर चलने लगे हैं। वक्त का नजारा है, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के दिन और रात। पहली सरकार में इन्होंने रातों रात नोट बदल दिए, दूसरी सरकार में किसानों के काले कानून ले आए। लेकिन अब वक्त का नजारा देखिए और गठबंधन की सरकार का जलवा देखिए। मोदी सरकार अब एनडीए की सरकार हो गई है। नीतीश कुमार और नायडू सत्ता की कुर्सी की वो दो टांगे हैं जो अगर हटी तो कुर्सी गई और मोदी जी गए। इसलिए बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में खुलकर पैसा बांटा, हाथ जोड़े हुए हैं कि भाई जो मांगोगे दे दूंगा, बस कुर्सी मत गिराना। मोदी की कमजोरी अब सरकार के कामकाज में भी दिखने लगी है। पिछली सरकार में अकड़ इतनी थी कि किसानों को 18 महीनों तक रोड पर बिठाए रखा, सड़क पर बैठे रहे, आंदोलन करते रहे। कंगना रनौत कह रही हैं किसान आंदोलन में रेप हुए थे, लाशें पड़ी थी। भड़क गए हरियाणा के किसान और सबक सिखाने का ठान लिया है और बीजेपी ने कंगना रनौत से किनारा कर लिया है। लेकिन ये बात अलग, उस आंदोलन में उन पर लाठियां बरसाई गई, मणिपुर में तिराही तिराही माम होता रहा, लेकिन मोदी जी ने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। मगर चिल्ला चिल्ला कर मुसलमान मंगलसूत्र करने के बाद भी जब सरकार जोर तोड़ करके बनानी पड़ी तो विनम्र होना मोदी की मजबूरी हो गई है। सिर्फ अगस्त के महीने में अपनी 3 खराब नीतियों को मन मसोस कर वापस लेना पड़ा है, क्योंकि विपक्ष तो है ही, सहयोगियों ने भी काम का रिपोर्ट कार्ड लेना शुरू कर दिया है। आइए मैं आपको एक एक करके इन 3 नीतियों को दिखाता हूं, जिन्हें वापस लिया जाना मोदी की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, मगर नए समीकरणों में कमजोर पड़े मोदी की मजबूरी जरूरी हो गई। सबसे पहले लेटरल एंट्री स्कीम। हमारे देश में आईएएस नाम की एक अलग महिमा है। आईएएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, मतलब वो सबसे ऊंचे सरकारी अफसर जो देश के सारे बड़े फैसले लेते हैं। यूपीएससी नाम की वार्षिक परीक्षा से इनका चयन होता है, फिर एसडीएम के पद से शुरू करते करते कलेक्टर के पद से गुजरते गुजरते सेक्रेटरी के पद तक ये अफसर जाते हैं। हर बड़े विभाग का सबसे बड़ा अफसर सेक्रेटरी होता है। मसलन डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा अफसर डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी और देश का सबसे बड़ा अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी। एक आईएएस अफसर कम से कम 15-20 साल की नौकरी का अनुभव लेकर जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। इस पद से पॉलिसी मेकिंग जैसी बड़ी जिम्मेदारी उसको दी जाती है, क्योंकि उसको प्रशासनिक काम का लंबा अनुभव हो चुका होता है। अब मोदी जी की महिमा देखिए, आईएएस और यूपीएससी की परीक्षा को सीधे सीधे खत्म तो नहीं किया, मगर लेटरल एंट्री स्कीम निकाल दी, जिसमें कहा गया कि जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर सरकार अपनी मर्जी से बाहरी लोगों की सीधी भर्ती कर सकती है। ऐसी भर्ती 3 साल के लिए होती है और 2 साल बढ़ाई भी जा सकती है। 2018 से 2024 तक मोदी सरकार ने ऐसे 63 अपॉइंटमेंट कर दिए थे, जिनमें से 57 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने सोचा पैराशूट से कैंडिडेट उतारना यूं ही जारी रख सकते हैं, इसलिए 16 अगस्त को फिर से ऐसी 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी, जहां आईएएस ऑफिसर के बजाय प्राइवेट सेक्टर से अपनी मर्जी के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाना तय कर लिया गया था। मगर 10 साल से पूर्ण सत्ता के नशे में चूर मोदी जी भूल गए कि अब वक्त बदल चुका है। केवल 3 दिन के अंदर यानी 19 अगस्त को सरकार ने अपना यह विज्ञापन वापस ले लिया। लेटरल एंट्री स्कीम से भर्ती बंद कर दी गई। अब जाहिर सी बात है कि मोदी जी तो बिना किसी कारण अपने आप तो फैसला बदलेंगे नहीं, तो आखिर हुआ क्या? क्योंकि स्कीम पूरे तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर रही थी, बहुजनों से उनका हक छीन रही थी, संविधान के आर्टिकल 15 के खिलाफ थी। विपक्ष तो इसके खिलाफ था ही, सहयोगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भी झंडा बुलंद कर दिया। इस बार मोदी जी डर गए। समझौता हुआ कैसे? चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दे डाला था मोदी जी ने,
लेकिन इस नारे ने संदेश दिया कि अगर इतनी सीट आ गई तो ये संविधान बदल सकते हैं। SC ST समुदाय के हित में जो संविधान के नियम हैं उनको हटा सकते हैं। इसलिए इस समुदाय ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को ऐसी पटकनी दी कि 56 इंच सीने वाले मोदी जी अब नीतीश नायडू वाले मोदी बन गए हैं। उसी तरह से ये लेटरल स्कीम भी पूरी तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ थी, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन का नियम रिजर्वेशन के हक में है। मतलब अगर 20 पोजीशन प्रमोशन के लिए खाली हैं तो 15% रिजर्वेशन के हिसाब से कम 3 सीटों पर शेड्यूल कास्ट समुदाय के ऑफिसर्स को प्रमोशन देना होगा। लेकिन लेटरल स्कीम में भर्तियां इंडिविजुअल लेवल पर कर दी गई, यानी एडवर्टीजमेंट तो 45 पोस्ट का निकला, मगर इसे पढ़ा इस तरह जाएगा। डिफेंस डिपार्टमेंट में 2 जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए, फाइनेंस में 1 चाहिए। जब 2 या 3 सीटें होंगी तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 15% रिजर्वेशन का फायदा देने के लिए कम से कम 10 पोस्ट एक साथ होंगी, तब किसी एक को फायदा मिलेगा। 2018 में मोदी सरकार ने खुद कहा था हमारी लेटरल स्कीम डेपुटेशन स्कीम जैसी है, इसलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप OBC रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसे वापस लेते हुए खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहे हैं मोदी जी और कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए ऐसा किया। ये तो सही है कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए इस स्कीम का हटना जरूरी था, मगर ये मोदी जी की इच्छा से नहीं हटी, विपक्ष की मेहनत और हिम्मत से हटी। साथ ही इनके अपने सहयोगी चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी इस स्कीम के विरोध में हैं, इसलिए आ गए क्योंकि आने वाले बिहार चुनाव में जातिगत न्याय ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दर्शक यहाँ ये सोचें कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो गलत है, वहीं अधिकारी ऊपर जाना चाहिए जो काबिल है। देखिए, रिजर्वेशन असलियत में बिल्कुल उल्टा काम करता है। कोई काबिल अधिकारी इसलिए रह ना जाए क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट समुदाय से है, इसलिए रिजर्वेशन है, ना कि किसी नाकाबिल को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये मान लेना कि सवर्ण वर्ग के हर इंसान काबिल हैं, अनुसूचित वर्ग का हर व्यक्ति नाकाबिल है, ये सोच बहुत गलत है और समाज में बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। वैसे लेटरल एंट्री स्कीम से भर्ती सो कॉल्ड काबिल अफसर का हाल देखिए। मधाबीपुरी सेवी की चेयरपर्सन है और देश में क्या हंगामा मचा ये मुझसे और आपसे छुपा नहीं है। आइए अब चलते हैं मोदी की कमजोरी दिखाने वाली दूसरी बड़ी घटना पर। हम आपको विस्तार से दूसरी बड़ी घटना दिखाते हैं। पिछले महीने मोदी सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आई। इसके पीछे का हल्का सा बैकग्राउंड देखिए। चुनाव से पहले मोदी जी का घमंड चरम सीमा पर था, एक अकेला सब पर भारी, 400 सीटें जीतने का दावा था और इस कॉन्फिडेंस की वजह थी बिकी हुई मीडिया। टीवी चैनल पर दिन रात मोदी का गुणगान करने वाले पत्रकारों को लोग अब गोदी मीडिया कहने लगे हैं और मोदी जी को विश्वास था ये गोदी मीडिया उन्हें 400 पार करवा देगी। लेकिन यूट्यूब पर सच्चे पत्रकारों ने जब जलवा दिखाया तो लोग असली खबर के लिए यूट्यूब की तरफ बढ़ गए, 4 PM की तरफ बढ़ गए। महीनों से 4 PM देश का पहला सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया, क्योंकि हम सही खबर, सच खबर आपको दिखा रहे थे। जो खबरें गोदी मीडिया छुपा रही थी, हम और हमारे जैसे लोग यूट्यूब पर बता रहे थे। मोदी जी ने तब यूट्यूब को हल्के में लिया था और सीटों का भारी नुकसान हो गया। अब आने वाले समय में भी इलेक्शन तो होंगे, जैसे बिहार और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में होने वाले हैं, और जो यूट्यूबर सर पर कफन बांधकर सच्ची खबर बताने निकले हैं वो तो रुकेंगे नहीं। इसलिए मोदी जी ने हम सबको रोकने के लिए ले आए ब्रॉडकास्टिंग बिल। ब्रॉडकास्टिंग बिल के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो न्यूज और करंट अफेयर दिखाएगा वो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कहलाएगा। फिर चाहे वो वेबसाइट पर लिखकर दिखाए, सोशल मीडिया पर बोलकर, हर ब्रॉडकास्टर को गवर्नमेंट को अपने काम के बारे में इंटीमेट करना होगा, अपनी डिटेल देनी होगी। मतलब किस टॉपिक पर वो बात करता है, किस जगह पर उसका ऑफिस है, कितने सब्सक्राइबर हैं, पैसा कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद बिल का एक पूरा चैप्टर केवल कंटेंट के रेगुलेशन के बारे में है। हर न्यूज और करंट अफेयर दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर को एक ग्रीवेंस अफसर अपने ऑफिस में रखना पड़ेगा, जो उस चैनल के कंटेंट के खिलाफ किसी भी शिकायत को सुनेगा,
शिकायत का दायरा सरकार तय करेगी, यानी यूट्यूबर को कंटेंट ना बनाने दिया जाए, बस कंडीशन और शिकायत के मकर जाल में फंसा दिया जाए। मजे की बात यह है कि यह बिल सलाह मशवरे के लिए पूरी जनता को दिखाया भी नहीं गया, जैसा अमूमन होता है, बस अपने कुछ लोगों को भेजा गया। लेकिन ऐसी धूर चालें कहाँ छुपी रहती हैं। इंटरनेट पर इस बिल का बहुत विरोध हुआ, संसद में विपक्ष ने भी हंगामा किया, और अब क्योंकि विपक्ष के पास वो ताकत है कि उनके हंगामे में असर है, इसलिए 12 अगस्त को सरकार ने अपना बिल वापस ले लिया। अब वो दोबारा इसे ड्राफ्ट करेगी, और अगर दोबारा भी बोलने की आज़ादी छीनी गई तो हम 2 बार क्या 1000 बार इसका विरोध करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, सड़क पर आकर करेंगे। अभी की खबर यह है कि मोदी जी के कंधे जनता और इंटरनेट की ताकत के आगे झुक गए हैं। अब तीसरी और आखिरी बड़ी खबर पर आते हैं। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट लेकर आई। हमेशा की तरह इस बार भी मिडिल क्लास के लिए उस बजट में कुछ नहीं था, मगर मिडिल क्लास तब बौखला गया जब पता चला उनको कुछ देने की बजाय उनसे छीना जा रहा है। बजट में प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट की सुविधा को हटा दिया गया, मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया। आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए आपने आज से 20 साल पहले एक मकान 30 लाख में खरीदा था। महंगाई की दर के हिसाब से इंडेक्स फार्मूला लगाकर आज उस मकान की बेस कीमत 50 लाख हो जाती है। अब अगर आपने उसे 60 लाख रुपए में बेचा तो आपको मुनाफा यानी कैपिटल गेन हुआ 10 लाख रुपया। इसका 20% टैक्स बनता है 2 लाख रुपया। अब निर्मला जी का नया फार्मूला देखिए, जिसमें कोई इंडेक्सेशन फार्मूला नहीं लगेगा, यानी मकान की ओरिजिनल कीमत 30 लाख है, असली कीमत मानी जाएगी और 60 लाख में बेचते हैं, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 30 लाख रुपया, जिसका नया 12.5% टैक्स होता है 3,75,000 रुपया, यानी 2 गुने के आसपास। मकान की कीमत अगर 1 करोड़ के आसपास है तो यह नया टैक्स 3 गुना तक भी हो जाता है। निर्मला सीतारमण रुपए के गिरने पर कहती है रुपए नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। प्याज के दाम बढ़ने पर कहती है कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती। अब ऐसे होनहार मंत्री मोदी जी को तो अच्छी लगेगी, मगर जनता को कहाँ अच्छी लगेगी। कट्टर मोदी भक्त भी तो प्याज खाते हैं और घरों में रहते हैं, इसलिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने की आलोचना सब तरफ होने लगी। कोई और वक्त होता तो मोदी जी जनता के दर्द से आके मूंद कर मन की बात करते रहते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अचानक 8 बजे मोदी जी भाषण देकर अगले दिन जनता को नोटबंदी देने की लाइन में नहीं लगवा पाएंगे, इसलिए 10 दिन के भीतर 5 अगस्त को इंडेक्सेशन बेनिफिट को वापस लाया गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे जुलाई 2023 से पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी तक सीमित किया गया है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी कुछ बुरा करे तो भी आलोचना, कुछ अच्छा करे तो भी आलोचना। मोदी भक्त कहेंगे कि इलेक्ट्रल स्कीम वापस ले ली या इंडेक्सेशन बेनिफिट फिर से दे दिए गए, ये काम भी तो मोदी जी ने किए। जी नहीं, मोदी जी ने नहीं किए, ये काम प्रजातंत्र की ताकत ने मोदी से करवाए हैं। संसद में विपक्ष, इंटरनेट पर पत्रकार और सड़क पर जनता ने मिलकर मोदी को झुकाया है। अगर लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री जनता की बात मानता है तो वो कमजोर प्रधानमंत्री नहीं होता, वो जनता का हितैषी होता है। लेकिन जिस प्रधानमंत्री को 1 महीने में आपने 3 फैसलों पर यूटर्न लेते हुए देखा, इससे लगता है कि वो चाहता तो कुछ और था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने उसे वो करने नहीं दिया। आइए मिलकर हर दमनकारी नीति के खिलाफ यूं ही आवाज उठाते रहेंगे और जनता की ताकत से 56 इंच सीने वाले को कमीज में रहना सिखाते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।